मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पूरे मिला के बच्चों हम आज 50 पीवाईक्यूज करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज उसको कमेंट जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से क्या कह रहा है कि दी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, आपको यही बताना है। पहले समझ लो कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। देखो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के अपॉन सी इंटू 1000। के को बोला जाता है कंडक्टिविटी और सी को बोला जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो इसका फार्मूला था। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, देखिए मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। देखिए इसमें क्या लिखा है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसके क्या क्या फार्मूले हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कह रहा है बच्चों जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, किस केस में वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा केस है कि गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। अब किस केस में गैल्वेनिक सेल आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, तो वो कंडीशन है बच्चों जब बाहर का वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में गैल्वेनिक सेल आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेल वोल्टेज देन योर गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है बच्चों वो सेल के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसी केस में आपका गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ओके अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट एक्स एंड वाई आर डाइल्यूटेड। कह रहा है आपके पास बच्चों दो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, वो कौन है, एक्स और वाई है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक्स और वाई दो आपका सॉल्यूशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट मिला है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन में आप पानी मिला रहे हैं। ठीक है, मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 25 टाइम्स वेयर एज डेट ऑफ वाई इंक्रीजेस 1.5 टाइम। कह रहा है बच्चों एक्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना टाइम इंक्रीज कर जा रहा है, 25 टाइम्स, जबकि वाई की मोलर कंडक्टिविटी है वो सिर्फ 1.5 टाइम्स ही इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या बताना है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताना है कि एक्स और वाई में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस डाटा को पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट मतलब पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने के बाद इसका बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो कितना टाइम इंक्रीज कर जाता है, आपका एक्स का जो है वो 25 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और वाई में जब डाइल्यूट कर रहे हैं इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों वो आपका 1.5 टाइम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है एक्स और वाई में से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए होता क्या है बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो उसके मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है, तो मिला जुला के कहने का ये मतलब है मेरे कि जो आपका जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कम बड़ी है वो आपका होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसकी आप मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों, वो आपका होता वाई वाला। ठीक है, तो वाई इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके आइए हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 MnO2। कह रहा है कि MnO4 माइनस को MnO2 में रिड्यूस करने के लिए बच्चों हमें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी? 1 फराडे, 3 फराडे, 5 फराडे की 6 फराडे। तो कभी भी बच्चों कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, इस कंपाउंड को रिड्यूस करना है दूसरे कंपाउंड में तो कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो बस आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? ये टॉपिक है बच्चों आपके फराडे लॉ से आया हुआ क्वेश्चन, और इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है, MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है MnO2 में, ठीक है। तो लिख दीजिए MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? MnO2 में, ठीक है। अब तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है बच्चों कि इस Mn पे कितना चार्ज है, चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखो Mn पे कितना चार्ज है, जिसका चार्ज निकालना होता है बच्चों उसको x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन पे होता है बच्चों -2 चार्ज, कितना ऑक्सीजन है 4, और बराबर कितना चार्ज है यहाँ पे -1 चार्ज है। तो इसको सॉल्व कर लेना है, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1 प्लस 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7, यानी इस पे कितना चार्ज है आपका Mn पे है +7 चार्ज। इसमें भी देखो Mn में कितना चार्ज है, तो निकालने के लिए x मान लोगे, प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, कितना ऑक्सीजन है 2, बराबर क्या कोई चार्ज है यहाँ पे, नहीं तो 0 रख देंगे। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई +4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई +4। अब देखो बच्चों वही कह रहा है कि +7 से +4 जाने के लिए कितने चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो देखो बच्चों अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +4 में चला जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे +7 से +4 में जाएगा तो क्या होगा, अगर ये बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, 7 में से 3 कितना बचा आपका, बचा +4 ना, यानी कि जब Mn 3 फराडे के चार्ज को गेन करेगा तब ये +7 से कहां जाएगा +4 ना। तो बस आपको +7 से +4 की तरह काउंट करना है उल्टा, ठीक है। +7 से नीचे आइए कौन आएगा, +6 +5 +4, ठीक है। +7 से +4 जाने के लिए 3 फराडे चार्ज को लेगा, तो कहां है 3 फराडे का आंसर, तो 3 फराडे कहां है, बी वाला ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मेटल का चार्ज निकालने आना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 11 में ही सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों MnO4 माइनस को हमें कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में, तो बताइए यहाँ पे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया है। हाँ तो आइए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो किसको किस में कन्वर्ट करना है, हाँ क्वेश्चन में दिया है MnO4 -1, इसको आपको रिड्यूस करना है किसमें, Mn2 प्लस में। हाँ आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, पीछे ही देखिए यहाँ पे MnO4 माइनस पे Mn पे कितना चार्ज था +7, तो यहाँ पर भी कितना चार्ज है आपका +7, ओके। अब +7 से बच्चों कहाँ पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है। ये Mn पे कितना चार्ज है +2, +7 से +2 पे जाएगा तो कितना चार्ज गेन करेगा, पूरे मिला के 5 फराडे के चार्ज, यानी 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो +2 में चला जाएगा। कैसे देख सकते हैं, +7 है, इसमें क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 5 घटा दो, 7 में से 5 ये कितना बचा 2, ठीक है। तो पूरे मिला के आपका 5 फराडे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो यानी यहाँ पे कहाँ होगा 5 फराडे होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन ना। वैसे आप उल्टा भी काउंट कर सकते हैं, +7 से +2 पे आइए, +7 से नीचे कौन आता है, +6 +5 +4 +3 +2, +7 से +2 पे आने के लिए पूरी मिला के 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि 5 फराडे चार्ज इसको चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि FeO को Fe2O3 में फिर क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताइए कितने चार्ज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, आइए इसको भी हम लोग लगे हाथ कर लेते हैं। तो देखो पहले किसको कहाँ कन्वर्ट करना है, कह रहा है कि FeO, ठीक है, FeO को हमें बदलना है किसमें, Fe2O3 में, ओके। बस हमें इस पे और इस पे देखना है कितना चार्ज है। तो कैसे चार्ज को निकालेंगे, चार्ज को कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए जिसका चार्ज निकालना होता है बच्चों में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x प्लस ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई +2, यानी यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है +2 का चार्ज, ठीक है। अब +2 से किस में जा रहा है, फिर इसको x मान लेंगे, और कितने हैं 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, कितना ऑक्सीजन है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 0। तो 2 × x 2x,
3 2 या 6, लेकिन माइनस में इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा प्लस 6/2, 2 1 या 2, 2 3 या 6, यानी क्या आएगा प्लस 3 आ जाएगा। प्लस 2 से किस में जा रहा है प्लस 3, बच्चों प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है तो कितने का चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ 1 फराडे का चेंज आया ना, यानी इसको 1 फराडे चाहिए ऑक्सीडाइज होने के लिए। 1 फराडे कहाँ पे है, 1 फराडे कहाँ पे है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी FeU में से Fe2O3 में जाना है बच्चों, प्लस 2 से प्लस 3 में जाना है तो इसको 1 फराडे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखो बच्चों कह रहा है कि यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दिया गया है, तो दोनों रिएक्शन का क्या आपको क्वेश्चन में दिया है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया है। तो देखो पहले रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू कितनी है, इतनी, और दूसरे रिएक्शन के लिए बच्चों E0 की वैल्यू कितनी है, इतनी। ठीक है, और आपको इस E0 वैल्यू से देख के बताना क्या है, विच इज द सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। देखो सेल पोटेंशियल को हम लोग बच्चों लिखते हैं E0 सेल से, E0 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया है, उसका क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है सेल पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो आपका काम खत्म, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कैथोड एनोड को, देखो बच्चों जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम कैथोड का नाम देते हैं, जिसकी E0 वैल्यू कम होती है इसको हम एनोड का नाम देते हैं। ठीक है, बस आपको देखना है किसकी E0 वैल्यू कम है किसकी E0 वैल्यू ज्यादा है। हाँ, अब देखो अगर आप पहले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, E0 वैल्यू है 0.77। ठीक है, अब दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी E0 वैल्यू क्या है प्लस 1.51। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस कैथोड, कम वाले को एनोड। तो ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है आपका कैथोड है। ओके, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, एनोड। बस अब क्वेश्चन में इसी वैल्यू को उठाकर आपको पुट कर देना है। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। तो E0 सेल इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमें कितने लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड हमने किसको बनाया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो कैथोड का वैल्यू रख दो 1.51 माइनस, और हमने एनोड किसको मान के रखा है, जिसकी E0 वैल्यू कम है, तो लिख दो यहाँ पे प्लस 0.77। ओके, तो 1.51 प्लस माइनस माइनस 0.77। अब बस इसी के बच्चों आपको क्या करना है, हम माइनस करना है। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.74 वोल्ट। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ, जब आप सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 0.74 वोल्ट। हाँ, तो बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको ऐसे 2 रिएक्शन देगा, दोनों रिएक्शन का E0 वैल्यू देगा, और E0 वैल्यू देके बताएगा बच्चों कि सेल पोटेंशियल क्या है, EMF ऑफ सेल क्या है, या E0 सेल क्या है। तो उसका फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कैसे पहचानोगे, जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा होगी कैथोड, जिसकी E0 वैल्यू कम होगी एनोड। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको खुद ही इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। हाँ, क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस टू SN4 इज इतना। कह रहा है बच्चों ये जो आपका SN4 प्लस से SN2 प्लस है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है, तो कितना दिया, इसकी वैल्यू प्लस 0.15 वोल्ट। ठीक है, और जो आपका Cr प्लस 3 से Cr में जा रहा है, ओके, इसके लिए वैल्यू कितना है, माइनस 0.74 वोल्ट। अब आपको क्या बताना है, द टू कपल आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कन्वर्टेड टू मेक सेल द सेल पोटेंशियल। क्या बताना है, इनका सेल पोटेंशियल बताना है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका क्या हो गया, बदल गया है। ठीक है, तो वही सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, E0 सेल निकालना है, तो फार्मूला वही होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो बताइए कैथोड और एनोड कैसे पहचानेंगे, जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा होगी कैथोड, E0 वैल्यू कम होगी एनोड। तो E0 वैल्यू पहले समझो कहाँ दिया है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ SN। तो देखो आपका SN4 प्लस से किस में जा रहा है, SN2 प्लस में, तो इसका E0 वैल्यू बच्चों दिया है, कितना दिया है आपका, देख दीजिए 0.15 वोल्ट। ठीक है, और Cr प्लस से Cr में जा रहा है, तो इसकी E0 वैल्यू कितना दिया है, Cr3 प्लस से Cr में जा रहा है, तो इसकी E0 वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस 0.74 वोल्ट दिया गया है। अब इसका हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को बच्चों हम लोग E0 वैल्यू से डिफाइन करते हैं।
अब इसकी ई नॉट वैल्यू मिल गई है, बस आपको बताना है कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड। तो बताइए कैसे पहचानेंगे। हाँ, आपको मैं तरीका बताया था पहचानने का। देखो, जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका कैथोड होगा। तो बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है, प्लस 0.15 बड़ा होता है कि माइनस 0.74 वोल्ट। तो प्लस वाला हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी बच्चों ये हो जाएगा कैथोड और ये वाला क्या हो जाएगा, एनोड। बस फार्मूले में उठा के पुट कर देना है। तो आइए लिख लेते हैं। तो ई नॉट सेल, तो कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है, वैल्यू दिया है 0.15। ओके, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब एनोड की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 0.74 वोल्ट। एनोड की वैल्यू लिख दो माइनस 0.74 वोल्ट। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 0.15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.74। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा बताइए। हाँ, इन दोनों के बच्चे जब आप सम करेंगे तो आएगा 0.89 वोल्ट, वो भी किसमें, प्लस में। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है। किसमें मैच कर रहा है, ये जो है आपका वोल्टेज कहाँ पे मैच कर रहा है, चारों में। हाँ, तो ये आपका बी वाले में मैच कर रहा है 0.89 वोल्ट। तो बस आपको क्वेश्चन में आपको पकड़ना है कि ई नॉट सेल किसका दिया है। अगर आपने ई नॉट सेल को पकड़ लिया तो उसकी ई नॉट वैल्यू को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो ई नॉट सेल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। बच्चों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, उस सेल में क्या हो रहा है, उस सेल में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद बच्चों उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना दिया है, उसका सेल का वोल्टेज दिया है 1.28 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन टू ओवरऑल वोल्टेज, जो ओवरऑल उसका वोल्टेज होगा बच्चों, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वोल्टेज आपका हमेशा सेम रहेगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले ये टॉपिक है बच्चों, टॉपिक लिया गया आपका नर्स इक्वेशन। ठीक है, और नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और नीचे क्या होता है आपका रिडक्शन, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पर Zn2 प्लस ऊपर क्यों है, Cu प्लस नीचे क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर गौर से देखोगे बच्चों तो Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, और Cu प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे आपका जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Cu प्लस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका Cu प्लस में Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब गौर से देखेंगे यहाँ पे 0 से किसमें गया, +2 में। चार्ज बढ़ेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे +1 से किसमें जा रहा है, 0 में, यानी चार्ज आपका घटा, चार्ज घटेगा बच्चों जिसका रिडक्शन होता है, तो इसलिए मैंने Cu प्लस को नीचे लिखा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की मदद से बताना है जिसका ओवरऑल वोल्टेज है वो क्या होगा, वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा। तब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तब देखो क्वेश्चन में देखिए आपका ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है कितना, 1.28, तो यानी ई नॉट सेल कितना दिया है, 1.28 दिया है। ओके, अब क्वेश्चन में थोड़ा आप नोट करेंगे बच्चों, होगा क्या यहाँ पे, देखिए आपका जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पे जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस में। तो ये रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस में, यानी जिंक की वैल्यू कम होती जाएगी और Zn2 प्लस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। ऐसे ही Cu प्लस किसमें कन्वर्ट होगा, Cu में, तो Cu प्लस की वैल्यू घटेगी और Cu की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ, अब इससे हमें क्या सबक मिलता है उसको भी थोड़ा आपको समझा देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे Zn2 प्लस ऊपर है, Cu प्लस नीचे है। हाँ, Zn2 प्लस की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे Zn2 प्लस की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, और Cu प्लस की वैल्यू कम हो रही है और Cu प्लस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होंगे तो आप जानेंगे जैसे जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, देखिए अगर आपका न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा है और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब देखो इसकी वैल्यू दी गई 1.28, ठीक है, इसमें से माइनस हो रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही है ना। जब किसी ज्यादा में से किसी को माइनस करेंगे तो हमेशा वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल वोल्टेज होगा क्या बच्चों, वो 1.28 से घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है और ये माइनस में, माइनस जितना बढ़ता जाएगा उतना सामने वाले की वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है,
यहाँ पे तो जो कह रहा है कि ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा बच्चों, ओवरऑल वोल्टेज डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि Zn2 प्लस की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल था, थोड़ा सा लॉजिकल था, हाँ उसको आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता सेम रिएक्शन एक और क्वेश्चन दिया है, आइए उसको भी समझा देते हैं। वही कह रहा है कि आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया, उस सेल का बच्चों रिएक्शन दिया गया, ये जो रिएक्शन है, और रिएक्शन का वोल्टेज भी दिया है आपका 2.96 वोल्ट। फिर वही कह रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, हाँ तो आपको बताना है ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा। अगेन वो आपका सेम फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो mg किस में जा रहा है, यहाँ पे आपका mg है जा रहा है Mg2 प्लस में, तो लिख दो। मैग्नीशियम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद जो Ag प्लस है वो किस में जा रहा है, Ag में, लिख दो यहाँ पे Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, Ag में। ओके, अब देखो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होगा, आपका मैग्नीशियम की वैल्यू कम होती जाएगी, Mg2 प्लस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम हाल यहाँ पर भी है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा और Ag की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को जब हम टैली कराएंगे तो उसमें हमने क्या पाया, तो क्या चीज इसमें हम लोग पाते हैं, तो ए नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है, ए नॉट सेल कितना दिया है 2.96, यहाँ लिख दो 2.96। ओके, अब देखो हमने बताया था Mg2 प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इसमें न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और Ag प्लस की वैल्यू घटती जा रही है, Ag प्लस की वैल्यू घटेगी। हम भी बता दें कुछ देर पहले, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, यानी कि इसमें से ये माइनस वाला वैल्यू बढ़ रहा है, यानी इसमें से बड़ा नंबर माइनस होगा। जब किसी नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू घट जाती है, यानी जो बच्चों ओवरऑल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम वही आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज आपका यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि Mg2 प्लस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, Mg2 प्लस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द टाइप ऑफ सेल गिवन इन कॉलम 1 विद देयर यूजेस ना। कह रहा है बच्चों आपके जो कॉलम 1 है उस कॉलम 1 में क्या दिया है, कॉलम 1 में दिया है कि कौन सा सेल है। ठीक है, और जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में बताना है ये जो सेल है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हाँ, टॉपिक का नाम है बच्चों यूजेस ऑफ बैटरी, बैटरी के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, वही से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन सा बैटरी कहाँ पे इस्तेमाल। तो देखिए लीड स्टोरेज सेल होता है बच्चों, इन्वर्टर में यूज होता है। मरकरी सेल जो होता है वो रिस्ट वॉच, जो कलाई वाली हम लोग घड़ी पहनते हैं, देखते हैं छोटी सी बटन जैसी सेल होती है, उसमें मरकरी सेल लगा होता है। और जो ड्राई सेल होता है बच्चों, दीवार वाली घड़ी जो होती है, देखते हैं पेंसिल की तरह होती है, हाँ इतनी लंबी सी होती है, वो दीवार वाली घड़ी कह सकते हैं, या रिमोट में जो बैटरी लगता है वही आपका होता है ड्राई सेल। और फ्यूल सेल बच्चों अपोलो स्पेस प्रोग्राम यानी कि रॉकेट में इस्तेमाल होता है। तो ये कौन कौन सा सेल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो लीड स्टोरेज सेल कहाँ पे यूज होता है, इन्वर्टर में। मरकरी सेल रिस्ट वॉच में। ड्राई सेल बच्चों कहाँ पे इस्तेमाल होता है, दीवार वाली घड़ी में। और फ्यूल सेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। हाँ, बस आपको मैच कराना है कौन सा है। तो पहला का क्या है, पहला का डी है, तो देखिए पहला का डी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन। हाँ, तो यही होगा, पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए, चौथा का बी। ठीक है, पहला का डी, दूसरा का सी और तीसरा का ए, चौथा का बी, एकदम सेम टू सेम वही ऑप्शन है। बस आपको सिंपल सा बच्चों याद करना है कि कौन सा सेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बस आपको प्रोडक्ट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Which of the following cell convert the energy of combustion of fuel into electrical energy? कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है ना जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना, कौन सा ऐसा सेल है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे फ्यूल सेल होता है ना, फ्यूल सेल जो एक ऐसा सेल होता है जो कंबशन से एनर्जी प्रोवाइड करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल सेल में क्या क्या होता है, देखो फ्यूल सेल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है आपका फ्यूल सेल। उसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन होता है बच्चों, तो क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, एनर्जी। ठीक है, इसी एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी कैन नॉट मेजर रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन यूजिंग डीसी। हाँ, कह रहा है बच्चों जो आयनिक सॉल्यूशन होता है उसका हम रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, कब, जब उसमें हम डीसी करंट को सप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये जो टॉपिक लिया गया है, टॉपिक का नाम है बच्चों कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल जो होता है आपका एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया गया है, दोनों आपके कंडक्टिविटी सेल है। ये भी कंडक्टिविटी सेल है, ये भी है, बस इनकी डिजाइन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो होता क्या है पहले समझो। कंडक्टिविटी सेल में हम मेजर क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल में बच्चों
कोई भी आपका जो आयनिक सॉल्यूशन है उसका हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं या कह लो उसका कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए क्या होगा, इस सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा कोई सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में कोई हम आयनिक सॉल्यूशन लेंगे इसमें, तो आयनिक सॉल्यूशन में कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया क्या, NaCl। ठीक है, Na+Cl-। अब ये हमने जो आयनिक सॉल्यूशन लिया गया है, इस आयनिक सॉल्यूशन का बच्चों क्या जो रेजिस्टेंस होगा, ओके, वो रेजिस्टेंस क्या होगा वो इसी से मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर करने के लिए क्या होता है, ये जो वायर है उस वायर के बच्चों हम कनेक्ट कर सकते हैं किसमें, या तो उसको हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं या तो DC सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वही कह रहा है कि जब आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना होगा तो हम DC नहीं लेते हैं बल्कि AC लेते हैं। तो DC क्यों नहीं लेते हैं, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है बच्चों कि अगर हम DC सोर्स लेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए हमने NaCl लिया है, उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। अब जैसे हम इसमें DC सोर्स अप्लाई करते हैं इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, यानी ये जो आपके आयंस होते हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। DC की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस सही से मेजर नहीं कर सकते। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम कंडक्टिविटी सेल में DC सोर्स को सप्लाई करेंगे तो जो आपका आयनिक सॉल्यूशन है बच्चों उसका कंपोजिशन बदल जाता है, यानी वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है वो भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि कंडक्टिविटी सेल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू, कह रहा है कि जो कंडक्टिविटी सेल होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, उसका जो रॉड होता है किससे मिलकर बना होता है, कॉपर का रॉड होता है, प्लेटिनम का होता है, जिंक होता है कि आयरन होता है। जब इस डायग्राम को आप देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, ये यही है, यही आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है किससे मिलकर बनेंगे, यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन किससे लिखे बना है, प्लेटिनम से मिलकर बना होता है। तो प्लेटिनम ये क्या आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो डायग्राम से क्वेश्चन आया है, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कह रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और रॉड प्लेटिनम लेते हैं तो जो गैस बनता है कैथोड का एनोड पर, एनोड पे जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2 की SO3। ठीक है, तो ये जो टॉपिक लिया गया, टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसी से लिया गया है। अब आइए इसको सवाल को मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसमें अगर हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन करके बनाता है H2+O2। ओके, जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ पे जाता है, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड पर इकट्ठा होता है। ठीक है, अब यही में से देखना है कौन सा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो वही कह रहा है कि H2SO4 में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कौन सा गैस एनोड पे इकट्ठा होता है, हाँ, एनोड पर कौन जाता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो भी आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया गया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इससे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलॉज गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहलॉज ने एक रिलेशन दिया, रिलेशन बोले तो फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है, वो आपका लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, या लेमडा एम को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा एम नॉट को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए कोई कांस्टेंट है और सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर और आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड ट्रू, वही कह रहा है कि लेमडा एम नॉट के बराबर कब होगा, जब कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, या कंसंट्रेशन आपका रूट ए के बराबर होगा ना। तो बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आइए इसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले जो रिलेशन दिया इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किस केस में लेमडा एम नॉट के बराबर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इनको हमें बराबर करना है, इसका मतलब किसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो लेमडा एम किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एम नॉट के। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब हम लोग बच्चों सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। कंसंट्रेशन जब 0 कर देंगे ना तो लेमडा एम नॉट के बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए इसी को 0 कर देंगे, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी आपका
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर तभी होगा जो कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन 0 कहाँ पे दिया है, तो बी वाला ऑप्शन करेंगे तो वही कह रहा है लेमडा एम, लेमडा नॉट के बराबर तभी होगा जब कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा ना। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, कितना आसान था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कह रहा है बच्चों जो दो रिएक्शन दिया गया है, दोनों रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, यानी दोनों रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो एक का ई नॉट वैल्यू दिया है -0.14, दूसरे का दिया है +0.77। अब इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को देख के क्या बताना है, व्हाट इज सेल रिएक्शन। कह रहा है कि इनका सेल रिएक्शन क्या होगा और इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, बस आपको यही बताना है। देखो हम बता दें बहुत देर पहले ही कि कभी भी आपको सेल पोटेंशियल पूछेगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगा के आना है, ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब कैथोड कैसे पहचानोगे, जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी कैथोड, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी एनोड। अब आपको देखना है किसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है ना। देखो इन दोनों में इसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड हो जाएगा। इसकी ई नॉट वैल्यू कम है, यानी ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। बस अब इसी को फार्मूले में आपको पुट कर देना है। तो आइए रखते हैं, तो कैथोड का वैल्यू कितना दिया है 0.77 वोल्ट, माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है -0.14 वोल्ट। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, 0.77 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14, इनको जब आप सम अप करेंगे तो आएगा प्लस 0.91 वोल्ट। यही इसका सही आंसर है। तो देखिए 0.91 वोल्ट कहाँ पे दिया है, देखिए एक तो यहाँ पे दिया है 0.91 और यहाँ पर भी दिया है 0.91, यानी कि आपका पहला ऑप्शन भी कट गया, चौथा ऑप्शन भी कट गया। अब दोनों में नॉट वैल्यू सेम है। अब देखना है बच्चों इनमें से जो आपका सेल रिएक्शन है वो सेल रिएक्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, अब सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, अब उसको समझते हैं। सेल रिएक्शन लिखने का तरीका देखो यहाँ पे बच्चों, देखो कैथोड और एनोड, जो एनोड होता है याद रखिएगा, एनोड पर हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसी को हमें लिखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए जब एसएन क्या करेगा, 3 अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब क्या बनाएगा, SN2+ बनाएगा। हाँ यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे होगा इसको देख लो, यानी आयरन का रिडक्शन कराना है तो क्या होगा, Fe3+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो किस में जाएगा, ये जाएगा Fe2+ में जाएगा। यहाँ पे आयरन को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन ना। देखो हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे ये देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो होता है रिडक्शन, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बदलना है तो रिएक्शन को उल्टा लिखो, उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, SN gives SN2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन लेके इसका रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2Fe3+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा 2Fe2+। ओके, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इनको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आइए देखते हैं ऐड करने पर क्या आएगा। देखो यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आप SN और इसको जोड़ दीजिए, SN + 2Fe3+। ठीक है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट ऐड हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या बचा, प्रोडक्ट में बचा SN2+ और 2Fe2+। लिख दीजिए SN2+ और 2Fe2+। ओके, 2Fe2+। अब देखिए आपको ये कहाँ पे दिख रहा है, किस ऑप्शन में ये मैच कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि SN दे रहा है Fe3+। ठीक है, यहाँ पे SN दे रहा है आपका 2Fe3+ और बना क्या रहा है, बना रहा है SN2+ और 2Fe2+ बना रहा है, SN2+ बना रहा है, 2Fe2+ बना रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो इसी में थोड़ा सा तामझाम है, बाकी आगे का तो सही था। तो कभी भी किसी
हाफ रिएक्शन को सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले तो देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन को रिडक्शन के फॉर्म में। बस दोनों के इलेक्ट्रॉन को आपको बैलेंस कर देना है, बैलेंस करने के बाद ऐड कर देंगे, आपका सेल रिएक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फोर हाफ रिएक्शन 1 to 4 आर शोन बिलो। कह रहा है आपके पास ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों रिएक्शन को देख के क्या बताना है, विच टू ऑफ दिस रिएक्शन आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इन चारों में से कौन से 2 रिएक्शन है जो कि होने चाहिए ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ये ब्राइन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। हम तो ब्राइन क्या होता है आपको पता है, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा ब्राइन के बारे में। ब्राइन क्या होता है, इस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, जब आप एक जग पानी में तो ढेर सारे नमक को डिसॉल्व कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है वो ब्राइन होता है। तो ब्राइन बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, ठीक है। NaCl और वाटर, नमक और पानी का क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। वही कह रहा है कि इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो बताइए इन चारों में से कौन सा रिएक्शन होगा। तो पहले समझो, जब हम लोग NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये टूटता है Na+ में और Cl- में ब्रेक होता है। और वाटर जो किसमें आयोनाइज होता है बच्चों, H+ में और OH- में, ठीक है। तो जब किसी भी आपके आयनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बच्चों एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है ना। तो देखो जो कैटायन होते हैं, कैटायन मतलब प्लस वाले, तो यहाँ कैटायन कौन है, Na+ है और H+ है, ठीक है। याद रखिएगा कैटायन का हमेशा हमेशा रिडक्शन होता है, ओके। अब एनायन के यानी कि माइनस वाला पार्ट जो होता है, कौन कौन है वो आपके है Cl- और OH-। Cl- और OH-, ये जो एनायन होते हैं बच्चों, एनायन का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैटायन का होता है रिडक्शन, एनायन का होता है ऑक्सीडेशन। अब एनायन में से भी क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होता है। और किसका रिडक्शन होता है बच्चों, H+। और रिडक्शन का मतलब पता ही आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जब 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बनाता है क्या, H2 बनाता है, ठीक है। एक तो ये रिडक्शन हो गया। अब जो माइनस होता है, इनमें से भी किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है। और किसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, Cl- का ऑक्सीडेशन होता है। तो और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 Cl- 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और बनाता है क्या, Cl2। तो यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है रिडक्शन। यही 2 रिएक्शन है बच्चों जो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये है, ये मैच कर रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देखेंगे पहला और चौथा ना। पहला में देखेंगे मैच कराइए, 2 Cl- Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl- Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। और चौथे में देखेंगे 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है। यानी यही दोनों चांस है जब मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो कौन सा होगा, पहला भी सही है, चौथा भी सही है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो जो आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक है बच्चों, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस कैटायन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसका रिडक्शन पहले होगा, एनायन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। उसकी ट्रिक वगैरह है, वो लंबी थ्योरी हो जाएगी, हाँ उसको एक बार आप पढ़िएगा एक बार, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज, कह रहा है कि आयरन का जब कोरोजन होता है, आयरन का कोरोजन होने का मतलब है तो लोहे में जब जंग लगता है ना, लोहे में जब जंग लगता है बच्चों, वो कैसा प्रोसेस होता है, वो आपका डिकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है कि रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहले समझिए, जब भी बच्चों आयरन का कोरोजन होता है, लोहे में जंग लगता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो केमिकल एनर्जी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो आयरन का कोरोजन होता है उस प्रोसेस में बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ना। यानी कि आयरन का जो कोरोजन है कैसा प्रोसेस होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदले या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ना। तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है बच्चों कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पे कह रहा है कि द कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी लीड, कह रहा है कि जो लीड स्टोरेज बैटरी होता है
उसको जब हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग के दौरान कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है। कह रहा है लीड स्टोरेज बैटरी को जो हम लोग चार्ज लगाते हैं, तो बताइए कैथोड इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज लगाते हैं तो बच्चों कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। देखो कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जो आपका लीड सल्फेट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड बनाता है और SO4 2- बनाता है। और एनोड के बारे में बात करेंगे, ये आपका लीड सल्फेट वाटर गेन करके बनाता है, PbO2 SO4 पे 2- 4H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो हमें बस कैथोड को देखना है। ठीक है, बोली क्या होता है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, ये देखेंगे, ये कैथोड पे ये रिएक्शन होता है। आइए ऑप्शन को बारी बारी से मैच करते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि PbSO4 का फॉर्मेशन होता है, तो जी नहीं, यहाँ पे लेड का फॉर्मेशन होता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें Pb2+ Pb4+ में कन्वर्ट होता है, तो देखें यहाँ पे PbSO4 में Pb पे होता है +2 चार्ज और लेड पे होता है 0 चार्ज। ये +2 से किसमें जा रहा है, 0 में, और +2 से कहां जा रहा है, 4, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें PbO2 और Pb का फॉर्मेशन होता है। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा बहुत मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, अब डी के बारे में बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि डिपोजिशन ऑफ लेड टू एनोड, कह रहा है एनोड पर लीड जाके डिपोजिट हो जाता है। अगर देखेंगे एनोड पर क्या जाके डिपोजिट होता है, PbO2 डिपोजिट होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेड दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो हालांकि देखा जाए चारों ऑप्शन गलत है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो या गलती से क्वेश्चन छप गया हो, लेकिन सी वाला ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है। इसमें कह रहा है कि Pb जो होता है वो आपका कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाता है, तो कैथोड पे देखिए क्या आ रहा है, Pb जाके डिपोजिट हो जाता है, यानी सी ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है ना। डी वाला भी सही हो सकता था, कब, जब कहता है कि जब लेड है वो कैथोड पे जाकर डिपोजिट होता है, एनोड की जगह कैथोड देता तो सही हो जाता, क्योंकि कैथोड पर देखिए लेड जाकर डिपोजिट हो रहा है ना। हालांकि मुझे चारों ऑप्शन गलत लग रहा है, लेकिन सी वाला कुछ हद तक सही है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी होता है एग्जाम में गलत आ जाता है, तो उसका 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। आपके पास ये 4 रिलेशन दिए गए हैं, 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, बताने चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट हम तभी बता पाएंगे बच्चों जब हमें सही फार्मूला पता होगा ना। तो मैंने सबका फार्मूला यहाँ पे लिख के रखा है। जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है कि 1/K L/A, ये होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये होता है आपका कंडक्टेंस का फार्मूला, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। ठीक है, अगर अब 1 by 1 मिलाते हैं, देखो ये फार्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी ये वाला फार्मूला सही है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये भी फार्मूला सेम टू सेम मैच कर रहा है, यानी ये भी फार्मूला सही है। हाँ, अगर सी वाला फार्मूला मिलाते हैं KL/A, हाँ L/A, ये होता क्या है A/L, यानी यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, यानी ये फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया ना। यानी कि वही क्वेश्चन में कह रहा था ना, कौन सा रिलेशन गलत है, तो सी वाला फार्मूला बच्चों गलत है। होना क्या चाहिए था, कंडक्टेंस बराबर KL/A, ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है KA/L होता है, इसी को उल्टा लिख दिया गया। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C, यानी ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। हाँ, वही कह रहा है कि कौन सा फार्मूला गलत है। तो फार्मूला आप अच्छे से लर्न करे रहिएगा, हो सकता है एग्जाम में कोई और फार्मूला अगली बार पूछ ले। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव हाई टेस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, कह रहा है कि बच्चों आपके पास KCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितना दिया गया है, 0.01 दिया है, 1 दिया है, 0.5 दिया है, 0.1 मोलरिटी दिया है। फिर इनके कंसंट्रेशन को देख के बताना है बच्चों किसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, मोलर कंडक्टिविटी, किसकी मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। तो देखिए पहले आप समझिए कि मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000। ठीक है, तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है बच्चों, वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर कह सकते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो आपका मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसकी मोलरिटी ज्यादा होगी उसका मोलर कंडक्टिविटी कम होगा, जिसकी मोलरिटी कम होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसका ये लेमडा एम का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए लेमडा एम का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा, जिसकी मोलरिटी सबसे कम होगी। तो देखिए सबसे कम वाला कहाँ पे है, इन चारों में से सबसे कम वैल्यू कौन है, ए वाला है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, फार्मूले में देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है ये आपके
मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी उसका होगा जिसकी मोलरिटी सबसे कम होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ फराडे पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cu एंड O2। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों आपको CuSO4 को कन्वर्ट करना है किसमें, CuO और O2 में। तो बताओ कितने फराडे का चार्ज हमें पास करना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट में कितने चार्ज को हम लोग पास करेंगे कि वो Cu और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आपको बेसिकली CuSO4 को किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है Cu में। तो आपके कितने फराडे यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर में बच्चों यहाँ पर होता है +2 चार्ज। या +2 से किस में जा रहा है, 0 में। हाँ, +2 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, +2 से 0 में जाएंगे यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो +2 से 0 में कितने नंबर का डिफरेंस है तो बताइए। यहाँ पे 2 फराडे का डिफरेंस है, यानी इतने ही चार्ज को आपको इसमें पास करना पड़ेगा तब जाके ये क्या करेगा, +2 से किस में जाएगा, 0 में ना। 2 फराडे का मतलब होता है बच्चों 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लेगा तो Cu 0 में जाएगा। तो कितने फराडे का यहाँ पर चेंज आ रहा है बच्चों, 2 फराडे यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है आपका फराडेस लॉ। फराडे का 2 लॉ दिया है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा जी एन ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसा, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यानी किसी भी रिएक्शन को अपने आप होने के लिए जो डेल्टा जी और ई नॉट सेल की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए ना। यहाँ पे डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल ना। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी सेल में रिएक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है, पहला यहाँ पे कंडीशन है कि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। जो गिव्स एनर्जी होता है वो माइनस होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो ई नॉट सेल होता है बच्चों वो प्लस होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0। तो कहने का ये मतलब है डेल्टा जी जब माइनस होगा और ई नॉट सेल जब प्लस होगा तो जो आपका सेल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, हमें ना कराना पड़े। ठीक है, तो अपने आप रिएक्शन होने के लिए यही 2 कंडीशन है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, डेल्टा जी माइनस ई नॉट सेल प्लस, कहाँ पे दिया है, माइनस। हाँ, सी वाला ऑप्शन देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और ई नॉट सेल क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, अपने आप तब होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होगी और ई नॉट सेल प्लस होगा। हाँ, डेल्टा जी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े हैं, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। डेल्टा जी को बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया गया बच्चों, ये जो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बताना है कौन सा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। हाँ, सही वाला रिप्रेजेंटेशन बताना है। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर में शुरू में सिखाया जाता है कि कभी भी आपका सेल रिएक्शन होता है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में, हाँ, लोन के बारे में। लोन में क्या होता है बच्चों, लोन में एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड, एन का मतलब होता है निगेटिव ना। अब इसका क्या मतलब है ये आपको समझाते हैं। देखो पहले आपको देखना पड़ेगा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में किसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कौन किस में जा रहा है। यहाँ पे जो जिंक है किस में जा रहा है, Zn2+ में। जिंक पे यहाँ पे है 0 चार्ज, 0 से +2 में जा रहा है तो चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम बात करेंगे सिल्वर का तो Ag+ में कितने जा रहा है, Ag में। ये +1 से किस में जा रहा है, 0 में। चार्ज घटा, चार्ज घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है जो भी आपका रिएक्शन दिया गया उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन। ओके, अब इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहले तो आप यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता है लेफ्ट वाला एरिया,
ये होता है राइट वाला एरिया, ठीक है। लेफ्ट में किसको लिखा जाता है? लेफ्ट में उसको लिखा जाता है बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन होता है। लेफ्ट में उसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे? Zn किस में जा रहा है? Zn2+ में जा रहा है। तो लेफ्ट में किसका लिखेंगे? Zn किस में जा रहा है? Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट में हो गया। अब राइट में किसको लिखेंगे? राइट में लिखते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो Ag+ से किस में जा रहा है? Ag में। तो Ag+ से यहाँ पे किस में जा रहा है? Ag में। अब यही है आपका इसका करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? Zn2+ से Zn में जा रहा है। हाँ देखिए, अगर ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। Zn+ से Zn2+ में जा रहा है, Ag+ से Ag में जा रहा है। तो यही सेल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ही आसान है, उसको एक बार जरूर आप सीखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि A voltaic cell is made by connecting two half cell represented by half reaction। कह रहा है कि जो वोल्टेइक सेल होता है बच्चों, वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है और उनमें जो रिएक्शन होता है हाफ सेल में, पहला हाफ सेल यहाँ पे दिया है, दूसरा हाफ सेल यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर और क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना है। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे तो आ जाएगा ना। तो देखो कोई भी बच्चों सेल होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग E0 सेल से निकालते हैं। यानी अगर हम पता कर लेंगे ये जो हाफ रिएक्शन दिया गया है ना, ये हाफ जो सेल दिया है, इसकी E0 सेल वैल्यू कितनी है, तो हमारा आधा काम तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो E0 सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शुरू में बताए थे, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यही प्रॉब्लम आती है कि कैसे पहचानेंगे कौन कैथोड और कौन एनोड है। मैं बार बार बता चुका हूं, जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा होती है कैथोड, कम होती है एनोड। तो देखिए इन दोनों हाफ सेल में से किसकी E0 वैल्यू ज्यादा है? हाँ, एक का E0 वैल्यू प्लस में, एक का माइनस में, तो प्लस वाला ज्यादा होता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है बच्चों वो क्या होता है? एनोड होता है। बस फार्मूले में आपको उठा के पुट कर देना है, ठीक है। तो कैथोड की वैल्यू कितना दिया है? 0.77, तो लिख दो 0.77 माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है? -0.14। ओके, अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लो। 0.77 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.14, ठीक है। जब इनको आप सम अप करेंगे तो बताइए कितना आएगा? सम अप करेंगे तो आएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। आप देखिए किस ऑप्शन में ये वोल्टेज मैच कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे 0.91 वोल्ट यहाँ पे दिया है, 0.91 वोल्ट यहाँ पे दिया, यहाँ माइनस में है तो ये तो कट हो गया, 0.63 ये भी कट हो गया। अब बचा बी और सी में से कोई होना चाहिए। अब कौन सा होगा? तो देखिए इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि जो एसएन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ, और यहाँ पे कह रहा है कि Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इन दोनों में से बताना है कि क्या सही बात है। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। शुरू में बताए थे बच्चों, जो एनोड होता है, एनोड पर होता है क्या? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे बच्चों क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो क्वेश्चन में दिया है कि एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे क्या है? आपका एसएन है ना। एसएन यहाँ नहीं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एसएन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बी वाला ही क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। पहले तो हम लोगों ने निकाला कि E0 सेल क्या होता है। E0 सेल से हमने अंदाजा लग गया कि इस सेल का कितना वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज निकालने के बाद हमें बस ये देखना था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन दिया था, ऑक्सीडेशन सिर्फ एसएन वाले का हो रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास ये दो हाफ सेल दिया गया है, उस हाफ सेल का बच्चों E0 वैल्यू दिया गया है, एक दोनों का E0 वैल्यू, ठीक है। अब ये हाफ सेल रिएक्शन को देख के बता रहे हैं कि E0 सेल की वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, इस फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है बच्चों, ये है आपका हाफ सेल रिएक्शन, ये है पूरा कंप्लीट रिएक्शन। बताना इसका E0 सेल क्या होगा। वही E0 सेल का फार्मूला कैथोड माइनस एनोड लगाना है। तो बताइए कैथोड कौन होगा? कैथोड किसको मानेंगे बताइए। देखिए इसकी E0 वैल्यू ज्यादा होगी कैथोड, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी ये आपका हो जाएगा कैथोड। इसकी वैल्यू कम है, यानी ये क्या हो जाएगा? एनोड होगा। तो जल्दी से आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके बताइए कितना ऑप्शन, इसका कितना आंसर आएगा। कैथोड की वैल्यू कितनी है? 0.80, ठीक है, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है? -0.44 वोल्ट। ओके, अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.44, ठीक है। अब 4 + 0 4,
8 प्लस 4 8 4 12 एरिया है 1.24 वोल्ट। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। किस ऑप्शन में ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। डी वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है आपका प्लस 1.24 वोल्ट। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। सोचो ए नॉट सेल, ए नॉट वैल्यू दिया गया था, आपको बस ए नॉट सेल निकालना था। एक फार्मूला बार बार आ रहा है तो फार्मूले को याद करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कह रहा है कि आपका Ni2 प्लस से Ni के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया -0.25 वोल्ट, और Ag प्लस से Ag के लिए बच्चों कितना दिया है 0.80 वोल्ट दिया है। कह रहा है कि इनको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बताइए उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। वह सेल पोटेंशियल का मतलब फिर वही ई नॉट सेल निकालना है आपको। ई नॉट सेल निकालना है, बस आपको देखना है यहाँ पे वही कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। पहले डाटा में जो दिया गया है मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि Ni2 प्लस से निकल +2 से निकल में जा रहा है, ठीक है। इसकी ई नॉट वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ई नॉट वैल्यू से लिखा जाता है। और ई नॉट वैल्यू इसके लिए कितना दिया है -0.25 वोल्ट, ठीक है। अब ऐसे ही सिल्वर के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कितना दिया है रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Ag+2 Ag। सिल्वर के लिए वैल्यू कितना दिया है बताइए, कितना है +0.80 वोल्ट, +0.80 वोल्ट। बस आपको ई नॉट सेल निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। कैथोड माइनस एनोड, बताइए कैथोड किसका होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी कैथोड, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कितना आंसर आने वाला है हम मेरे लिखने से पहले। तो वैल्यू फटाफट रखिए। तो कैथोड की वैल्यू कहाँ पे होगी, कैथोड कहाँ दिया गया है, यह है 0.80 माइनस, और इसकी वैल्यू कितना दिया है -0.25 वोल्ट, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25, ओके। मैं इसको सम कर दिए, 0 + 5 5, F + 2 10 करिए 1.05 वोल्ट, हाँ प्लस में। तो बताइए कहाँ पे ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। प्लस 1.05 वोल्ट कहाँ पे है, ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है ना। तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब उसका ई नॉट वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ई नॉट वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। बस ई नॉट वैल्यू हमें प्लस और माइनस में देखना है, कौन कैथोड कौन एनोड, बस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ओके। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, उसको भी देखिएगा। देखिए उसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन और है। इसमें क्या कह रहा है कि Sn+4 से Sn+2 में जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इसका ई नॉट वैल्यू दिया है +0.15। ऐसे Cr+3 से Cr में जा रहा है, इसका भी ई नॉट वैल्यू दिया गया है। फिर वही आपको बताना है सेल पोटेंशियल ना। अगेन वही फार्मूला रखेंगे कैथोड माइनस एनोड। बस बताइए किसका वैल्यू क्या क्या दिया गया है। आइए आप लिख लेते हैं। तो आपका ई नॉट वैल्यू फॉर Sn4+ से किस में जा रहा है Sn+2 में, ओके। तो +4 से +2 में जा रहा है तो वैल्यू 0.15 वोल्ट, और Cr+3 से किस में जा रहा है आपका Cr क्रोमियम में जा रहा है, इसके लिए नॉट वैल्यू कितना दिया है -0.73 वोल्ट, ओके। बस जल्दी से बताइए कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। जिसका वैल्यू प्लस होता है वो कैथोड होता है, माइनस वाला क्या होता है एनोड, ज्यादा वाला कैथोड कम वाला एनोड। अब बस फार्मूले पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैथोड की वैल्यू कितना दिया गया है 0.15 माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है -0.73 वोल्ट 73, ठीक है। सॉल्व कर लो, 0.15 माइनस माइनस प्लस 0.73, ओके 73 होगा। अब 5 + 3 8 हो जाएगा, 7 + 1 9 हो जाएगा, 0.98 वोल्ट प्लस नहीं। तो देखिए कहाँ पे आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 0.98 देखिए कहाँ 0. गलत हो गया है क्या, सम गलत हो गया क्या, थोड़ा सा फिर से एक बार ऐड कर लीजिए, लग रहा है मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। फिर से सम कर लो एक बार। तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 0.0 ना, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है, हाँ 0.88 वोल्ट कहाँ पे है, पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हाँ तो कितना देखो इस फार्मूले से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है बच्चों कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो डाइल्यूशन होता है इसको अफेक्ट करता है। यानी कि पानी मिलाने पे अगर कोई आपका आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन में जब वाटर को ऐड करते हैं बच्चों, तो उसका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ एज फॉलो। कह रहा है कि
इन दोनों पर कंडक्टिविटी का पे और मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जब हम लोग किसी आयनिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा ना। तो कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा नोट करते रहिएगा। देखिए, जो कंडक्टिविटी होता है बच्चों, उसको हम लोग के से लिखते हैं। के का मतलब होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको कप्पा बोला जाता है, कप्पा, ठीक है। कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं लेमडा एमसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे देखो, डाइल्यूशन करने पे, पानी मिलाने पे कंडक्टिविटी का वैल्यू घटता है, ठीक है, सुनिए गौर से। हाँ, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है, और डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब इसका रीजन तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको रीजन बता दे रहा है क्यों, कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी के वैल्यू क्यों घट जाता है। इसका एनसीईआरटी में रीजन दिया है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी इसलिए डिक्रीज कर जाती है क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डाइल्यूशन करने पे बच्चों का चार्ज जो होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर जाता है, डाइल्यूशन करने पे इसकी वैल्यू इसलिए इंक्रीज कर जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन डिक्रीजेस, कह रहा है कि चार्ज में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो थोड़ा और समझना चाहता है तो बता दें, मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में Na+ भी है और Cl- भी है, और दोनों जब पास पास होंगे ना, पास पास होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है डिक्रीज हो जाती है। अब जब इसमें आप ऊपर से पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज का बीच की दूरियां बढ़ जाती है। चार्ज जब दूर दूर हो जाते हैं तो आसानी से मूव करते हैं। वो यहीं पे लिखा है कि एंड आयंस मूव फ्रीली, जितना फ्रीली मूव करेगा बच्चों, उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो एट द एंड हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन आपको देखना है। डाइल्यूशन करने पर के की वैल्यू घटती है, डाइल्यूशन करने पे लेमडा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन देखिए। डी वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घट जाती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घट जाती है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, यानी डी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। अब जाके इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अल्यूमिनियम +3 NSO4 पे 2- R इतना एंड इतना। कह रहा है कि अल्यूमिनियम +3 और SO4 पे 2- जो होता है, इनकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है। कितना है, अल्यूमिनियम के लिए वैल्यू है 1.89 और SO4 के लिए वैल्यू कितना दिया है, 1.60। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि दी वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आपको बताना है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। किसकी, Al2SO4 अल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका लिया गया है आपका बच्चों कोहलार्च लॉ। हाँ, कोहलार्च लॉ क्या कहता है, कोहलार्च लॉ बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहीं दिख जाएगा, मतलब आपको कोहलार्च लॉ दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अल्यूमिनियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, निकालना है, और आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, तो पहले समझो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं λm0 से, और λ0 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, लिखते हैं, हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसका निकालना है, Al2SO4 को लिख दीजिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, ओके। इसका हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कोहलार्च लॉ क्या कहता है, कहता है कि किसी भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उनके चार्ज के सम के बराबर होता है। तो इनको जब चार्ज में ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है आपका अल्यूमिनियम +3 में, और SO4 2- में ब्रेक होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मुझे कैसे पता कि इसमें ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अल्यूमिनियम +3 में ब्रेक होगा, SO4 2- में, तो क्वेश्चन में जो दिया था मैंने वहां पे लिख दिया है। अब आपको देखना है यहाँ पे अल्यूमिनियम के कितने यहाँ पे एटम्स है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए SO4 के कितने एटम्स है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग लिखते हैं λm0 से, इसको भी लिखा जाता है λm0 से, और ये क्या होता है आपका मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। अब वैल्यू को उठा के आपको पुट कर देना है, तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे Al+3 के लिए वैल्यू कितना दिया है, 189
तो इसके लिए वैल्यू कितना लिया है 189, क्योंकि ये 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे SO4 की वैल्यू कितनी दी गई है, हाँ क्वेश्चन में आपका SO4 की वैल्यू दिया है कितना 160, तो 3 इंटू 160 कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 की 8 करिए 1, 8 2 जा 16, 117 करिए 1, 2 1 जा 2, 1 3, ठीक है। अब इसको देखो 3 0 0, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 1 4, हाँ अब इसको सम कर दीजिए 8 प्लस 0 8, और 8 प्लस 7 15 कैरी आया 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, ठीक है 858, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो आंसर आगे होगा, ठीक है। 858 कहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा, पहले देखना है बच्चों, जो भी आपका कंपाउंड दिया उसको चार्ज में ब्रेक कर दो। यहाँ अल्युमिनियम दिया है तो अल्युमिनियम ब्रेक होता है Al+3 में, SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है। उसके बाद कितने आइटम दिए गए हैं, इसमें 2 आइटम है, अल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, SO4 कितने हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस उसकी वैल्यू उठा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी पे बेस्ड है, हो सकता हो अब थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर है। कह रहा है कि Mg2+ और SO4 2 माइनस, ठीक है, इनका मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया है, कितना कितना दिया है, Mg2+ के लिए दिया है 106 और SO4 2 माइनस के लिए दिया है 160, ओके। फिर आपको क्या बताना है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है किसका, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का। तो आइए जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है किसका, आपका मैग्नीशियम सल्फेट का। अब क्या करेंगे बताइए, इसको क्या करना है, बस आपको चार्ज में ब्रेक कर देना है। किसमें ब्रेक होगा, यहाँ पे दिया है ब्रेक होगा Mg2+ में और SO4 2 माइनस में, लिख दीजिए ये ब्रेक होगा Mg2+ में और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। अब देखना है कि इसके कितने आइटम दिए हैं, मैग्नीशियम भी एक है, SO4 भी एक है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस अब इसकी वैल्यू आपको देखना है। तो Mg2+ की वैल्यू कितना दिया है 106, तो यहाँ दिया है 106, ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस का वैल्यू कितना दिया है 160 दिया है, 160 दिया है, बस इसको आपको सिंपली सम कर देना है। तो 6 + 0 6, 6 + 0 6, 1 + 1 2, 266, ठीक, 266 आंसर आ गया। तो देखिए कहाँ पे है 266 कहाँ पे है, यहाँ ए वाला ऑप्शन। देखो कितना सिंपली इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो इसको छोड़ना मत, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन उसी पे फिर से आ गया, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बस चेंज है। यहाँ पे Ca2+ और Cl- के लिए मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया है कितना कितना 119 दिया है Ca2+ के लिए और 76 दिया है Cl- के लिए। फिर भैया आपको बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। हाँ अब मेरे लिखने से पहले आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ सॉल्यूशन में लिखता हूं, तो आपको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा यहाँ पे चार्ज ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा आपका C2+ में और Cl- में, ये ब्रेक होगा आपका Ca2+ में और Cl- में। और किसके कितने कितने आइटम दिए गए हैं, कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है पुट कर देना है। तो Ca2+ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 119 प्लस, और Cl- का वैल्यू कितना दिया 76.3, लेकिन 2 है तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो 119 प्लस, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 1 15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सम कर लो, तो 6 यहाँ 0.0 लगा दो, 6 + 0 6 हो जाएगा, 0.9 + 2 11 कैरियर 1, 5 1 6 1 7 1 1 2 271.6। आप देखिए क्या ये कहीं पर मैच वैच कर रहा है कि नहीं। 271.6 कहाँ पे दिया है, ए डी वाला, देखिए डी वाला क्या है बिल्कुल करेक्ट है। सोचो ये कहते हैं जब कोई नया सवाल हम लोग एक बार लगाते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको उसी सवाल पर प्रैक्टिस करते जाएंगे उस इतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा। तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन बेटर। हाँ प्रैक्टिस करने से इंसान अपने लेवल को बूस्ट करता है, तो जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन का उतना ही ज्यादा आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल और साधारण है। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज इन इन्वर्टर, कह रहा है कौन सा सेल है जो इन्वर्टर में यूज होता है। हम लोगों ने शुरू में ही बताया था, स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो बताइए इन चारों में से कौन से जो सेल है वो इन्वर्टर में यूज होता है। हाँ वो है आपका लीड स्टोरेज सेल जो होता है बच्चों, वो इन्वर्टर में यूज होता है। हाँ शुरू में मैंने बताया था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन फिर आ गया, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा सेल है जो आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। ये भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो कौन सा सेल है याद है आपको? वो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये जो फ्यूल सेल होता है बच्चों, वो आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग सेल यूज इन हियरिंग एड। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो हियरिंग एड्स में इस्तेमाल होता है। हियरिंग एड्स क्या होता है आप लोग देखते होंगे, जिसको कम सुनाई देता है, तो कान में एक ईयरफोन टाइप का लगाए रहते हैं दादाजी। हाँ, दादाजी कान में ईयरफोन टाइप कुछ लगाए रहते हैं ताकि हम लोग जो भी बोले उनको आसानी से सुनाई दे, उसी को हम लोग बोलते हैं हियरिंग एड्स। ठीक है, तो हियरिंग एड्स में कौन सा सेल इस्तेमाल होता है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, वो है आपका मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल होता है वो आपका हियरिंग एड्स में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया था ना कौन सा सेल कहां पे इस्तेमाल होता है, आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फिर अगर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। इनमें चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो आपका सेकेंडरी सेल के कैटेगरी में आता है। पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, सेल कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होता है जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ी वाली बैटरी हो गई, उसको हम रिमोट वाली बैटरी हो गई, उसको चार्ज नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी बैटरी होता है बच्चों, उसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, है ना। वो कौन कौन सी, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर का बैटरी हो गई, उसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बैटरी सेकेंडरी है, यानी किस वाले सेल को हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन इसका एग्जांपल है। देखो, तो ड्राई सेल होता है बच्चों, वो आपका होता है प्राइमरी सेल। ठीक है, लीड स्टोरेज बैटरी होता है सेकेंडरी सेल, और मरकरी सेल होता है ये भी प्राइमरी सेल होता है, और डैनियल सेल ये भी क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। यानी कि ड्राई सेल, मरकरी सेल और डैनियल सेल, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्राइमरी सेल बोला जाता है। और लीड स्टोरेज बैटरी बच्चों इस्तेमाल होता है इन्वर्टर में, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो कौन सा वाला सेकेंडरी सेल है, बी वाला आपका सेकेंडरी सेल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। जो सेल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है ना। पहले समझिए सेल कांस्टेंट होता क्या है। सेल कांस्टेंट को बच्चों हम लोग किससे लिखते हैं, जी स्टार से। ठीक है, तो जी स्टार को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया, आपको पता है लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया तो क्या बचा, 1 अपॉन सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स ना। तो जो आपका सेल कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, यही होता है इसका यूनिट। तो देखिए कहाँ पे दिया है सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो फार्मूला अगर आपको पता है, फार्मूले से रिलेटेड उसका यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कई बार आ चुका है कि किसी यूनिट क्या है, तो अच्छे से जो भी आपका दिया होगा कंडक्टिविटी या फिर आपका कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट को आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। कह रहा है कि जब हम लोग एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो दी कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ना। आइए क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है। एक्वस NaCl का मतलब होता है बच्चों NaCl और वाटर। NaCl वाटर का सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस NaCl। तो नमक और पानी के घोल में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, पहले समझिए। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट लिखा है, देखिए कैटायन का हमेशा बच्चों रिडक्शन होता है, एनायन का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो पहले क्या कह रहा है कि एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, एक्वस NaCl में कह रहा है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बताइए क्या होगा। पहले आपको देखना है कि ये जो आपका आयनिक सॉल्यूशन है इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है। अब NaCl के बारे में बात करेंगे। NaCl ब्रेक होता है किसमें, Na+ में ब्रेक होता है और Cl- में। वाटर किसमें ब्रेक होता है बच्चों, H+ में ब्रेक होता है और OH- में ब्रेक होता है। ठीक है, अब बस आपको देखना है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। तो कैटायन यहाँ पे कौन है, हाँ वो इस कैटायन Na+ है और H+ है। ठीक है, आइए देखते हैं Na+ और H+ है, ये आपका है कैटायन। हमने बताया था कैटायन का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। बच्चों Na+ और H+ में H+ का क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है आपका, होता है यहाँ पे 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के बाद क्या बनाता है आपका H2 बनाता है। ओके, ऐसे ही जब हम बात करते हैं एनायन के बारे में, तो इसमें एनायन कौन है, Cl- और OH-, ये क्या है आपका एनायन है। ठीक है, तो Cl- और OH- ये आपका क्या है, एनायन है। ओके, अब देखें यहाँ पे
एनायन के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होता है? हाँ, देखो बेटा, एनायन का ऑक्सीडेशन होता है तो Cl माइनस और OH माइनस बच्चों Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता क्या है? दो Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है? Cl2 बनाता है। तो यहाँ पे बच्चों Cl माइनस का यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे H प्लस का क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इतनी बातें सुनी। अब देखो जो आपका मेन आंसर है, आप मेन आंसर कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, अब समझो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और रिएक्शन किसका होता है? कैटायन का। तो कैटायन वाला हिस्सा कहाँ है? देखो कैटायन वाला पोर्शन यहाँ पर है। तो बताइए कैथोड पे किसका रिडक्शन हुआ है? हाँ, कैथोड यानी प्लस वाले का। प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। तो कैथोड पे किसका रिडक्शन हुआ है? हाँ, यहाँ पे H प्लस का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत की बात यह है कि कहीं पर H प्लस दिया ही नहीं है ना। अब समझो ये जो H प्लस है, H प्लस आया कहां से? ये H प्लस है कहां से? वाटर से आया है। यानी H प्लस बोलो या वाटर बोलो एक ही बात है। यानी वाटर का यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। कहां पर? कैथोड पर। तो देखिए किस ऑप्शन में है? यहाँ पे कैथोड पर वाटर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे क्या रिएक्शन होती है। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसी टॉपिक से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CaCl2, कह रहा है कि जब हम लोग एक्वस CaCl2 में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या दिया गया था? एक्वस NaCl दिया था। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका एक्वस CuCl2 दिया है। तो फिर वही आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे एक्वस CuCl2 का मतलब CuCl2 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या होगा? अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हाँ, कैटायन का रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। एनायन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। तो देखते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आइए पहले हम इसको सॉल्यूशन को करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। कैटायन और एनायन देखिए CuCl2 के बारे में बात करेंगे तो इसको चार्ज में ब्रेक करेंगे। Cu पे आता है 2+ चार्ज और Cl पर होता है -1 चार्ज। वाटर के बारे में बात करेंगे तो वाटर ब्रेक होता है H+ में और OH माइनस में ब्रेक होता है। तो कैटायन का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कैटायन कौन कौन है बताइए? यहाँ पे आपको कैटायन कहाँ दिख रहा है? कैटायन कहाँ पे? ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है। तो Cu2+ और H+। ठीक है, यही दो कैटायन है। और कैटायन का ही बच्चों क्या होता है? हमेशा हमेशा रिडक्शन होता है। ओके, अब Cu2+ और H+ में किसका रिडक्शन होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे Cu2+ का रिडक्शन होता है। तो कैसे होगा? Cu2+ क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu बनाता है। यानी यहाँ पर हमें Cu2+ का रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनायन का। यहाँ पे एनायन कौन है? Cl माइनस और OH माइनस एनायन है। हाँ, जब Cl माइनस और OH माइनस के बारे में बात करेंगे तो होगा क्या? देखिए Cl माइनस और OH माइनस दोनों के दोनों एनायन है। अब इनमें किसका ऑक्सीडेशन होता है? एनायन का ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका बच्चों Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है। अगेन वही होगा, यहाँ पे 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बनाता है? Cl2 बनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे। रिडक्शन कहां पे होगा? कैथोड पर होगा। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? एनोड पर। आइए अब ऑप्शन को बारी बारी से हम लोग मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन नहीं बल्कि कॉपर रिलीज हो रहा है। तो ये तो कट हो गया। फिर क्या कर रहा है? कैथोड पर कॉपर बन रहा है। सही बात है, यहाँ पे देखिए कैथोड पर क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। यानी बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एनोड पर ऑक्सीजन बन रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीजन नहीं बल्कि Cl2 बन रहा है। ये भी गलत है। फिर क्या कह रहा है कि Cl2 जो है वो कैथोड पे बन रहा है। तो जी नहीं, Cl2 आपका एनोड पे बन रहा है। तो ये गलत ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो बच्चों कभी भी कोई भी आपका सॉल्व दिया होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या बनेगा? आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम वही क्वेश्चन आ गया जो अभी कुछ देर पहले करके आते हैं ना। कह रहा है कि एक्वस NaCl में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पास करते हैं तो बताइए कौन कहां पे बनेगा। ठीक है, आइए जल्दी से रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक्वस NaCl का मतलब NaCl प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बच्चों, जो पूरा प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है H2 प्लस Cl2 प्लस NaCl NaOH, ये बनता है। ओके, बस आपको देखना है कौन कहां पे बनता है ना। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाँ, वो कहां पे जाके बनता है?
ये कैथोड पे जाता है और Cl2 कहाँ पे जाता है, एनोड पर जाता है, और ये NaOH क्या होता है, सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइए स्टेप बाय स्टेप मिलाते हैं। ये क्या कहा है कि H2 कैथोड पे जाता है, H2 कैथोड पे जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि Na कैथोड पे जाता है, तो Na नहीं H2 जाता है। ऑक्सीजन जाता है एनोड पे, तो एनोड पे Cl2 जाता है, ये भी गलत हो गया। Cl2 कैथोड पे जाता है, तो जी नहीं Cl2 एनोड पर जाता है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो NaCl में वाटर को पास करते हैं, हाइड्रोजन Cl2 और NaOH बनता है, हाइड्रोजन जाता है कैथोड पे और Cl माइनस कहाँ पे जाता है, Cl2 यहाँ पे जाता है एनोड पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में। आइए उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कह रहा है कि ABC कोई आपका एलिमेंट है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 वैल्यू दिया गया है। वैल्यू क्या क्या है, ए के लिए वैल्यू है 0.68, बी के लिए है -2.54 और लास्ट में क्या दिया है 0.50 वोल्ट। तो क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। आपको E0 वैल्यू देख के बताना है कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, यानी कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। आइए लॉजिक को मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 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 दिया, पहले देख लो। ABC, ठीक है, आपके पास 3 एलिमेंट है A, B और C, और A का E0 वैल्यू कितना दिया है, A का E0 वैल्यू दिया है 0.68 और B का E0 वैल्यू कितना दिया है आपका -2.54 वोल्ट, और आपका C का E0 वैल्यू कितना दिया है आपका -0.50 वोल्ट। अब ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग पावर। देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, जिसका जितना आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, जो जितना आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, देखो जिसकी E0 वैल्यू जितना ज्यादा माइनस होता है, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही तगड़ा होता है। ठीक है, इसकी E0 वैल्यू जितना माइनस होता है, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। बस आपको देखना है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा निगेटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा निगेटिव है, वही आपको देखना है। E0 वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे निगेटिव कौन है यहाँ पे देखेंगे बी वाला सबसे निगेटिव है, बी सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इससे थोड़ी कम वैल्यू कौन है, सी वाला है, तो उसके बाद सी वाला होगा। और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का E0 वैल्यू सबसे कम होता है, तो लास्ट में क्या होगा, ये आएगा BCA। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो BCA कहाँ पे है, BCA, विच ऑप्शन इज दिस, BCA। ये सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट स्टोर्ड इन जिंक वेसल बिकॉज, कह रहा है जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम लोग जिंक के कंटेनर में क्यों नहीं रख पाते, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं कर पाते, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपने इस रिएक्शन को क्लास 10 में पढ़ा होगा। अब सबसे पहले समझो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AgNO3। अब होता क्या है, AgNO3 को जब हम लोग जिंक के कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। क्या होता है, जिंक यहाँ पे Ag को डिस्प्लेस करके बनाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस, और Ag बेचारा अलग हो जाता है, वहां पे Ag बन जाता है। अब इसमें देखो क्या चेंज आया, थोड़ा चेंज को समझिए आप। यहाँ पे AgNO3 पे Ag पे होता है प्लस चार्ज, तो जब ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो इसके कहां पे चला जाता है, 0 में चला जाता है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट को जिंक कंटेनर में इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब ये Ag प्लस से किसमें चला जाता है, 0 में चला जाता है, इस वजह से इसको रख नहीं पाते। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो जी नहीं, डिकम्पोज तो नहीं होता है। फिर बी वाला क्या कह रहा है कि Ag प्लस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सही बात है, Ag प्लस जाता है 0 में, चार्ज घटता है तो उसका रिडक्शन होता है, तो बी वाला क्या है, सही ऑप्शन है। और क्या कह रहा है इसमें, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो जी नहीं, सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है, सी वाला भी गलत है। जिंक यहाँ पर रिड्यूस होता था, तो जी नहीं, जिंक 0 से जाता है +2 में, तो यहाँ नहीं, इसी ऑक्सीडेशन होता है, तो डी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Which of the following cell has constant voltage throughout the life? कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जिसका जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वोल्टेज कांस्टेंट होने के मतलब ये है कि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। देखिए आपने जब दीवार वाली घड़ी ली होगी, दीवार वाली घड़ी क्या होता है, हमें लगता है कि मार्केट से नई नई बैटरी लगाए हैं और
घड़ी में लगा देंगे वो दिन तक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो घड़ी वाली बैटरी होती है बच्चों, उसको बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल एक बार बन गया तो आप चाहे उसको यूज करिए या फिर ना यूज करिए, उसका वोल्टेज धीरे 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 क्या होता है, खत्म होता जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रिएक्शन करते जाता है। लेकिन जो आपका मरकरी सेल होता है, जो आपके कलाई वाली घड़ी में रखती है, जो कैलकुलेटर में लगता है ना, वो जो बैटरी होती है उसकी जो लाइफ, उसकी जो वोल्टेज होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी उसको जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक उसके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आपका कि कौन सा ऐसा सेल है जिसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यानी कि जिसको आप रखे रहेंगे तो उसका वोल्टेज जीरो नहीं होता। तो याद रखिएगा वो आपका होता है कौन सा, मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल एक ऐसा सेल है जिसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी इसको आप यूज नहीं करेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन क्या है पता करके कमेंट करिएगा। ठीक है, बस इतना ही था आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हो सकता हो ये वीडियो आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसमें कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।